नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS पर। दोस्तों, आपके लिए एक खुशखबरी है। आज से हम पीआईबी की न्यूज़ की जो एक श्रृंखला है वो शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा ये मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए, पीआईबी डेली इतनी सारी न्यूज़ निकालता है, हम उनमें से अपने जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो पिक करेंगे और उसको सेग्रीगेट करके आपको बता दिया जाएगा कि क्या प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और क्या मेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से एग्ज़ाम टारगेट करेंगे? देखिए, यूपीएससी तो आपको पता ही है कि ये पीआईबी से ही सारे क्वेश्चन बनाता है, जितने भी करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस भी जो अब अपनी मुख्य परीक्षा है उसमें सीधे सीधे पीआईबी से क्वेश्चन उठाने लगा है। और प्रीलिम्स में भी ज़्यादातर जो है ऑथेंटिक डेटा जो है या क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर बेस वो पीआईबी से बनते हैं। तो इसलिए पीआईबी महत्वपूर्ण हो जाता है सभी एग्जाम्स के लिए। एमपीपीएससी हो या यूकेपीएससी हो या बीपीएससी है या कोई भी वनडे एग्जाम है, क्योंकि यहाँ क्या है, पीआईबी में आपको फैक्ट भी मिलेगा और कंसेप्ट भी मिलेगा। तो वही दोनों चीज़ें आपको बता दी जाएगी। मेंस के लिए तो यहाँ से क्या है, आपको सीधा सीधा इंट्रोडक्शन, निष्कर्ष और मेन बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, डायग्राम, इनफैक्ट ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए, ये सब पीआईबी की ही न्यूज़ है। तो अभी क्या है कि मैं 1 और 2 आज 1 जून और 2 जून की हम खबरें डिस्कस करेंगे और डेली या जब भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से इसको हम आपके यहाँ डिस्कस करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे आज अपलोड हुआ है तो आज आप देख लीजिए, कल होगा तो कल देख लीजिएगा। जब भी कुछ 5 या 6-7 न्यूज इकट्ठे हो जाएंगी, डेली होगी तो डेली, नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन बना दी जाएगी आपके लिए वीडियो। इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लीजिए। अब डिस्कस करते हैं अपनी पहली न्यूज़। देखिए, विश्व के सबसे बड़े आबाद द्वीप, अर्थात जो जहाँ मानव रहते हैं, ऐसे तो ग्रीनलैंड भी है सबसे बड़ा द्वीप, लेकिन वहाँ कम लोग रहते हैं। तो जो ऐसा नदी का जो द्वीप है, जो क्योंकि एक द्वीप होता है समुद्र के, एक होता है नदी के, जो सबसे बड़ा दुनिया का घना बसा हुआ द्वीप है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी में। ये है अपना मांजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी का एक द्वीप है। और कहाँ है ये? असम में। ये चीज़ इससे याद कर लीजिए आप। यहाँ अभी कुछ एक क्लाइमेट चेंज को लेकर स्टडी की है। किसने की है ये नाम याद रख लीजिए आप। ये आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। लखनऊ स्थित कौन सा है? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस। तो ये आप क्या है, इस इंस्टीट्यूट की लोकेशन भी पूछता है यूपी में, तो यूपी स्पेशल जो क्वेश्चन होते हैं। और मेंस में आपको ये स्टेटमेंट देगा कि अभी हाल ही में ये एक स्टडी की है, किस का इसमें सहयोग रहा है। तो फिर वो दे देगा आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली और 1-2 इंस्टीट्यूट का नाम देगा, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट। इसके बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? देखिए, इसके जो दक्षिण और पूर्व में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र। जैसे ये पूर्व में और ये ऐसे दक्षिण में। ये है मांजुली द्वीप, यहाँ आप लोकेशन देख लीजिए। ये असम का नक्शा है, ये आपको पता होगा, ये असम का मैप है। और यहाँ ये इस भाग में ये मांजुली द्वीप स्थित है। तो दक्षिण और पूर्व में कौन सी नदी है? ये हुई ब्रह्मपुत्र। और पश्चिम में कौन सी नदी है इसके? अर्थात यहाँ पश्चिम में, क्योंकि इधर पूरा होगा इधर पश्चिम होगा मैप के हिसाब से। पश्चिम में सुबनसिरी। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट यूपीएससी या यूपीपीएससी आयोग पूछ सकते हैं। उत्तर में ब्रह्मपुत्र की शाखा है, सुबनसिरी नदी जो है पश्चिम में और उत्तर में, अर्थात मतलब ऐसे पश्चिम, उत्तर में और पश्चिम, फिर ये आगे जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है ऐसे। इसकी जो शाखा निकलती है ना ब्रह्मपुत्र की, इसका नाम है सुबनसिरी। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि 2 नदियों के बीच में ये है। मेनली तो ब्रह्मपुत्र बोलेंगे, लेकिन ये इसकी शाखा है। अगर डिटेल में पूछता है तो आपको यही उत्तर देना होगा कि सुबनसिरी जो है उत्तर में है इसके और पश्चिम में है ऐसे। तो ये इतना ही इसमें जानना है आपको। इससे ज़्यादा कोई काम के आपके एग्जाम के हिसाब से नहीं है। आगे देखिए, अभी राष्ट्रपति ने क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नए न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये शक्तियां प्रदान की है? ये अनुच्छेद 124, ये आप याद रखेंगे। कौन कौन से 5 न्यायाधीश है? क्योंकि क्या करते हैं, ये जो स्टेट पीसीएस है वो पूछ लेते हैं नाम भी कि इनकी 4 की नियुक्ति है, इनमें से कौन सी महिला है या कोई महिला है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या ध्यान देना है आपको। ये जो श्री न्यायमूर्ति सील नागू, ये कहाँ के मुख्य न्यायाधीश है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के। न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर जी, ये कहाँ के हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट के। श्री न्यायमूर्ति श्री जय संजीव सचदेवा, मुख्य न्यायाधीश कहाँ के हैं? एमपी से। और श्री न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, ये मुख्य न्यायाधीश कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो उच्च न्यायालय वहाँ से। इनमें एक महिला है। देखिए, ये किसी भी हाई कोर्ट से की जज नहीं है या मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ये
एक अधिवक्ता है। तो आपको पता होगा वहाँ अधिवक्ता भी की भी कंडीशन है कि भाई कोई अगर अधिवक्ता है और वो 10 साल जो है उसकी प्रैक्टिस की है किसी हाई कोर्ट में, वो भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। तो ये आप याद रखिए, क्योंकि देखिए ये अलग है, एक तो महिला है और ऊपर से केवल वरिष्ठ अधिवक्ता है, ये कोई हाई कोर्ट की किसी की जज नहीं है। तो इनका आप याद रखेंगे, बाकी नाम याद रख सकते हैं, ठीक है, ये तो आप याद रख ही लीजिए। अभी अच्छा कितने हो गए हैं बढ़कर, ये आप देख लीजिए। ये विधेयक का नाम था सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। तो ये अभी इन्होंने क्या किया है, शुरुआत में जब संविधान की शुरुआत थी तब कितने न्यायाधीश थे, जब आप संविधान में पढ़ोगे ना, संविधान में जब 1950 में जब ये शुरू हुआ था हमारा सुप्रीम कोर्ट, तब वहाँ केवल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। और फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अभी जो हो चुके हैं अपना ये पूरे 38 हो चुके हैं। अभी 33 थे अभी तक, और प्लस अभी 5 जो हैं ये नए हैं। मतलब क्या है, देखिए 33 न्यायाधीश तो कार्यरत थे, लेकिन अधिकतम संख्या थी इनकी 34, एक रिटायर हो चुके थे, इसलिए 33 के बाद 5 नियुक्त हुए हैं, तो अभी 38 हो चुके हैं। तो ये आप याद कर लीजिए वर्तमान में कितनी संख्या है आज की डेट में। जब एग्जाम आएगा हो सकता है तब कम या ज़्यादा होंगे, तो आप याद रख लेना। कैसे होता है ये बिल, सिंपल, जैसे साधारण विधेयक होता है ऐसे ये पास हो जाता है। जैसे लोकसभा में आएगा, लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास हो जाएगा और ये अप्रूवल मिल जाएगा। देखिए ये इससे पूर्व 2026 जो विधेयक है, इससे पूर्व 2019 में संख्या बढ़ाई थी, 33 की थी, तब शायद 30 से 33 की थी। ये देखते हैं यहाँ दिया हुआ, हाँ ये देखिए 30 से 33 जब की थी, अभी सीधा 38 हो चुकी है। ये देखिए नई दिल्ली में 13वें ब्रिक्स शहरी मंच का मेजबानी करेगा कौन, नई दिल्ली। ये सीधा सीधा पूछता है कि 13वां ब्रिक्स का जो शहरी मंच है वो कहाँ हुआ, ये यही पूछेगा इसमें, इससे ज़्यादा कोई काम की न्यूज़ नहीं है। और इन्होंने ये आज मनोहर लाल खट्टर जी ने ये बताया है कि यहाँ हमारा नई दिल्ली में जो है ये जो अपना ये है क्या, ये सम्मेलन होगा ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स भारत में होने वाला है, इसलिए जितनी भी मंत्रियों की जो बैठक है ना, ये पहले से होनी शुरू हो जाती है। जब मेन ब्रिक्स होगा तब उससे पहले कई मंत्री स्तर की बैठक होगी, तो ये आपको याद रख लेना है। देखिए ब्रिक्स शहरी मंच की मेजबानी पहली बार भारत ने कब की थी, ये फैक्ट याद रख लीजिए। क्योंकि अब क्या है कि पीसीएस ना आपने देखा होगा स्टेटमेंट देने लगा यूपीएससी के जैसी, तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। पता चला कि 2 स्टेटमेंट याद है, तीसरा याद नहीं है, और उसके चक्कर में पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया। तो ये याद कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। पहली बार 2013 में नई दिल्ली में हुई थी ब्रिक्स शहरीकरण मंच की मेजबानी भारत ने जब की थी। दूसरी बार कब की थी, 2016 में। उसके बाद कब की थी, जब कोरोना था 21 में, लेकिन ये वर्चुअल हुई थी, ये फिजिकल नहीं हुई थी, जैसे ये तो प्रॉपर फिजिकल बैठक हो रही है। और उसके बाद अब हो रही है चौथी बार 2026 में, तो चौथी बार मेजबानी कर रहा है। ये आप फैक्ट याद कर लीजिए, इनको नोट्स बना लीजिए आप, क्योंकि जब अभी क्या करते हैं बच्चे गलतियाँ कि जब मेन प्रीलिम्स आएगा उससे 1 महीना पहले करंट पढ़ना शुरू करेंगे। आप लोग वेट करेंगे कि घटना चक्र आएगी या घटना सार आएगी, वो आते हैं 20 दिन पहले, 1 महीना पहले, और फिर वो सारा आप पढ़ेंगे तो, लेकिन वो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है एटलीस्ट अभी से, उनको एक छोटा सा नोटबुक बना लीजिए। और अब हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पीआईबी से महत्वपूर्ण स्रोत कोई नहीं है आपके लिए ना, मैगजीन भी यहीं से पढ़ेंगे, यहीं से बनाएंगे, वहाँ गलती होने के चांस होते हैं। यहाँ डायरेक्ट आपको पीआईबी से पढ़ा दिया जाएगा, एग्जाम टाइम पे फिर रिवाइज कर लेंगे अपना घटना चक्र या घटनासार जो भी आएगा उसके थ्रू। तो अभी आप ये कर लीजिए, पेपर पेन उठाइए, जितना लिखोगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा प्रीलिम्स निकलेगा और उतना ही ज़्यादा आपकी मेंस की तैयारी होगी। ये देखिए अभी नेशनल पंचायत अवार्ड, अगली खबर, ये नेशनल पंचायत अवार्ड जो है अभी दिए जाएंगे। ये इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी जो यूपी की जो एक पंचायत है वो देखिए आप, ये रही हमारी यूपी की, ये रही ग्राम पंचायत, बेस्ट ग्राम पंचायत, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के अवार्ड है, 2 टाइप के अवार्ड है मेनली। एक तो ये नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 ये दिया जा रहा है, और ये 2025 का है, 26 मत मान लेना, है ना। तो ये नानाजी देशमुख अगर सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार पूछता है, उसमें यूपी का कौन सा है, तीसरे नंबर पे है यूपी हमारी। ये पंचायत देख लीजिए आप, बड़ा कर देते हैं इसको, बिराहारू क्या है ये, सयान आगरा की कोई ग्राम पंचायत है ये, वहाँ इसको अवार्ड मिला है, ये तीसरे नंबर पे आई है। पहली 2 भी याद कर लीजिए फिर, क्योंकि तीसरे नंबर पर यूपी है तो पहला और दूसरा पूछ सकता है। पहले में असम की है, दूसरे में बिहार की है। असम की कौन सी है, न्यू नापम, ये घबरू जो भी है सोनितपुर
ये आप याद कर लीजिए। इसका नाम ऐसे गभरू गभरू है ना। इसको 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, इसको 1.25 करोड़ मिलेंगे, और हमारे यूपी वाले को मिलेंगे 1 करोड़। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो याद होनी चाहिए आपको। इनका नाम एक नज़र आप देख लीजिए, क्योंकि फिर आपको रिकॉल हो जाएगा जल्दी से। ये तेलकप रोहतास डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। तो वहाँ ये कोई गांव है, तेलकप बोलेंगे या तेलकप जो भी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, इसको याद कर लीजिए। अच्छा, ये कौन कौन से 2 अवार्ड है ये याद रख लीजिए। देखिए, इसमें 2 प्रकार के अवार्ड मिलते हैं। टोटल 42 पंचायतों को मिलेंगे, ये याद कर लीजिए, है ना। कर्नाटक को 6 अवार्ड मिले, तो कर्नाटक नंबर 1 है। उसके बाद आंध्रा उड़ीसा को 5-5 मिले हैं, तो ये दोनों दूसरे नंबर पर हैं टोटल अवार्ड्स में। ये आप याद कर लीजिए। इसके बाद जो है, इसमें 2 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए, अंडर 2 डिस्ट्रिक्ट कैटेगरीज। पहला क्या है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, और दूसरा क्या है, नानाजी देशमुख वाला। तो हमारे को मिला है नानाजी देशमुख वाले में। और टोटल मिले हैं 42 पंचायतों का अवार्ड, उसमें से 34 को तो ये मिले हैं ऊपर, 34 ग्राम पंचायतों को कौन सा अवार्ड मिला है, दीनदयाल उपाध्याय। और जिसमें हम हैं उनको 8 अवार्ड, 8 को मिले हैं नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास अवार्ड। तो ये 2 प्रकार के अवार्ड है, याद रखिए। ऊपर 34 और नीचे 8, टोटल कितने 42 मिले हैं। तो इसमें देख लीजिए पहला, क्योंकि भाई इसमें हमारा यूपी नहीं है, लेकिन पहला हमेशा इंपोर्टेंट होता है, किसी का भी है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में पहले नंबर पर कौन आया है, कर्नाटक की मुदर्दी है ना, ऐसे हो गए, मुदर्दी हेबरी उडुपी डिस्ट्रिक्ट है ये, उसको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। और फिर बाकी को ये 25-25 हज़ार कम हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आंध्रा की एक, तीसरे नंबर पर एक सिक्किम की है। बस इतना ही याद करना है आपको। ये इसका नाम याद कर लीजिए, चेमू लपली, है ना। और ये क्या है, गयाली सिंह ओमचुंग। थोड़ा नाम अजीब सा है, लेकिन आप याद कर लीजिए, इनको याद तो करने ही होंगे, है ना। ये में मोस्ट इंपोर्टेंट है। 42 अवार्ड मिले हैं, दीनदयाल उपाध्याय 34 और नानाजी देशमुख वाले 8 अवार्ड मिले। और हमारा जो यूपी वाला है वो 8 अवार्ड जिसे मिले, नानाजी देशमुख के अंदर आता है ये ग्राम पंचायत, ये वाला। ये आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगली खबर। देखिए, सीमा सड़क संगठन का ये एक उदयक परियोजना है। ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं जो बॉर्डर एरिया है। असम के डूमडूमा में उदयक परियोजना का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये आप याद कर लीजिए, कौन सा है, 37वां स्थापना दिवस। इसका काम क्या है, ये बीआरओ अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सीमा सड़क संगठन के तहत आता है। इतना ही इसमें काम का है, इसके अलावा आपको कुछ काम का नहीं है। मेंस में आप कोट कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बॉर्डर के ऊपर जो है ये हमारा परियोजना चल रही है। इसका नाम याद करें। मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहा, वाराणसी में ब्रिक्स की, जैसे अभी बताया था, कई बैठकें होंगी मंत्री स्तर की। ये देखिए, ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी करेगा। कहाँ होगी, वाराणसी में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है पिलग्रिम्स के लिए आपके। अभी से इसको याद कर लीजिए। ये देखिए, ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की जो बैठक है 4 से 5 जून, 2 दिन बाद वाराणसी में की जाएगी। इतना ही काम का है। इसके आगे चलते हैं। देखिए, ये अभियान कई बार सीधे सीधे पूछता है कि कहाँ से शुरू किया गया है। तो ये जो रायसेना से खेत बचाओ अभियान शिवराज सिंह ने कहाँ से शुरू किया है, एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से। इतना याद कर लेना है। और मेंस में आपको लिख देना कि खेत बचाओ अभियान, जब भी एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है, कि इसमें क्या हो रहा है, मिट्टी बचाई जा रही है, सोयल हेल्थ कार्ड बांटे जा रहे हैं, मिट्टी का परीक्षण हो रहा है, संतुलित उपयोग कैसे करना है उर्वरक का ये बताया जा रहा है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है, और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये आप मेंस के लिए है। प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। कब से कब तक मनाया जाएगा, इसका डेट याद जरूर कर लीजिए। 1 से 30 जून तक देश भर में। देखिए, अब ना आपको प्रीलिम्स डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी से पढ़ लीजिए। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम हर बार पूछता है, बार बार पूछता है। तो 2026 की थीम क्या है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग अर्थात स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। तो ये कब मनाया जाता है योग दिवस, आपको पता होना चाहिए, कमेंट में बताइए। देखते हैं कितने छात्रों को पता है। ये रहा है, ये बताया आपको, वही वृद्धावस्था के लिए, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, ये थीम है, ये जरूर याद कर लीजिए आप। आगे चलते हैं। देखिए, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के भी कुछ फैक्ट है वो बताएंगे, लेकिन मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं भारत में, ये इसके समक्ष क्या चुनौतियां है, ये बार बार पूछा जाता है। तो जब भी अंतर्देशीय जलमार्ग आता है,
अगर आपको 111 का आंकड़ा याद नहीं आ रहा है, 111, तो समझिए आपकी तैयारी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि अभी कितने हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है, देखिए यहाँ दिया हुआ डेटा कहीं 111 जो है, अभी दिखा देते हैं आपको। 111 अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग है। अच्छा यहाँ नहीं है, चलो आप नोट कर लीजिए इसको। इसमें क्या है, आप डेफिनेशन में देखिए सीधा लिखेंगे। आप बार बार पूछते हैं कि सर इंट्रोडक्शन कैसा लिखा जाएगा किसी भी क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ इंट्रोडक्शन सीधा सीधा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की परिभाषा आपको बतानी है क्या होता है। अंतर्देशीय, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्देशीय जलमार्ग क्या है, इनलैंड वाटरवेज जिसे बोलते हैं। भाई एक तो समुद्री अंतर्मार्ग जलमार्ग होता है, एक अंतर्देशीय जो देश के अंदर होता है। अब देश के अंदर समुद्र तो होगा नहीं, तो क्या होगा, नहर होंगी, कनाल होंगे, नदियाँ होंगी, उनके थ्रू जो परिवहन होगा, जल परिवहन, उसको ही अंतर्देशीय जलमार्ग बोल देते हैं। लेकिन आप इंट्रोडक्शन लिखो कैसे, ये देखिए, अंतर्देशीय जलमार्ग वे नौवहन योग्य जलमार्ग होते हैं जो किसी देश के भीतर स्थित होते हैं और समुद्र का हिस्सा नहीं होते हैं। इतना भी लिख दोगे आप, और भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं, इतना लिख दोगे तो आपका एक बेस्ट इंट्रोडक्शन माना जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें सामान्यतः कितने चलते हैं, 50 टन तक के बाहर वाले वाहन ही चलते हैं। ये मुख्य से 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाएगा। मेंस में जब भी क्वेश्चन आता है तो आप ये सीधा लिखेंगे 3 प्रकार के अंतर्देशीय जलमार्ग होते हैं। क्या क्या, ओपन रिवर जलमार्ग, कैनेलाइज्ड जलमार्ग और नहरें, 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं ये यहाँ दिया हुआ है, ये देख लीजिए इस प्रकार से। एक तो भाई सीधा नहरों में है, ओपन रिवर खुली नदी है, जैसे मान लिया गंगा नदी में चल रहा है। एक होता है कैनेलाइज्ड, इसमें क्या होता है कि यहाँ कैनल बना दिए जाते हैं, ये बांध वगैरह की संरचना बनाकर, ये देखें अवरोधक बनाए जाते हैं, बांध जैसी संरचनाओं के माध्यम से तैयार किया जाता है। इसे नदी को शांत हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जिससे मान लिया नदी उफान पर है ना, तो यहाँ बांध बन जाएगा तो इसको धीमा कर देंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक नौ परिवहन संभव हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं कैनेलाइज्ड जलमार्ग। और एक जो नहरें निकालते हैं भाई, बांध से जो नहरें निकालते हैं वहाँ जो चलते हैं उसको नहरे जलमार्ग बोलेंगे, नहरों वाला जलमार्ग। तो ये 3 प्रकार के आप लिख दीजिएगा जब जाएंगे। तो ये मेंस का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए मेंस के लिए फिर इंपॉर्टेंट है ये, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है। यूपीएससी भी पूछता है और पीसीएस वाले भी पूछते हैं सभी। इसमें प्रीलिम्स के क्या फैक्ट है, अभी ये आप याद करिए प्रीलिम्स के। ये देखिए केंद्रीय बजट में 3 केमिकल पार्क, 7 मित्र पार्क, तो ये सीधा सीधा पूछता है, पूछेगा आपको स्टेटमेंट में देगा, आपको पता होना चाहिए। एमएसएमई क्लस्टर और 10,000 करोड़ की बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव रखा। अब ये इसका डेटा पूछेगा आपको कि कितने करोड़ की बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव रखा गया था केंद्रीय बजट में जो 2026-27 था। तो सीधा आप क्या बताएंगे, आपका जी 10,000 करोड़। कितने पीएम मित्र पार्क, 7, केमिकल पार्क कितने, 3। अब इनकी लोकेशन भी आप एक बार याद कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कहाँ कहाँ है। अब ये फैक्ट देखिए, ये आपके मेंस में काम आएंगे। विनिर्माण उत्पादन में 35.4% हिस्सेदारी है इसकी एमएसएमईज की। इनमें कितने एमएसएमईज है अभी देश में, 7.47 करोड़। ये आप डेटा याद करेंगे। कितने हिस्सेदारी है, 34% है, ये आप याद करेंगे। ये आपको बार बार एमएसएमई का क्वेश्चन जब देगा तभी लिखना होगा। जीडीपी में कितना योगदान दे रहा है विनिर्माण क्षेत्र, जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बुनियादी स्तंभ है, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग का भारतीय जीडीपी में कितना स्थान है, मतलब कितना शेयर है, 16 से 17%। ये बस इतना ही याद करना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए अंतर्देशीय जलमार्ग का वो जो मैंने बताया था दूसरा पार्ट ये यहाँ है, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। इनमें से इस समय 32 राष्ट्रीय जलमार्ग संचालन में है। अब ये देखिए जब भी आप चुनौती लिखेंगे तो आप ये लिखिए कि घोषित तो हमने कर दिए कितने, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग। अब ऐसा लगेगा कि हर राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो चालू है, लेकिन चालू नहीं है। चालू कितने हैं, मात्र संचालन कितने का हो रहा है, 32 राष्ट्रीय जलमार्ग होगा। तो कितनी संभावना है, अभी हमें कम से कम जो घोषित है पहले उनको ही चालू करें, नहीं तो तब बनाएंगे। तो ये आप संभावनाओं में लिखेंगे, चुनौतियों में भी लिख सकते हैं कि भाई अभी केवल इतनी ही है क्योंकि चुनौतियाँ हैं काफ़ी। कुल लंबाई 20,187 किलोमीटर, 20,187 किलोमीटर, ये आप याद कर लीजिए। कितने माल परिवहन कितना होता है, लगभग 150 मिलियन मैट्रिक टन। ये आप डेटा जो है मेंस के लिए आप देखिए, बार बार मेंस में बता रहा हूँ, मेंस और प्री के लिए आप डेटा उठा लीजिए इधर से ना। ये तो प्रीलिम्स में पूछ सकता है और मेंस में पूछ सकता है, तो ये तो आपका दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। देखिए परिचय कैसे दे सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन। भारत के पास नदियों, नहरों, बैक वाटर और खाड़ियों के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों का एक व्यापक नेटवर्क है। ये मार्ग मार्ग माल परिवहन के लिए किफायती हैं, पर्यावरण अनुकूल
साधन प्रदान करते हैं, क्योंकि ईंधन की खपत कम होती है और उत्सर्जन भी कम होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होती है। जब भी इसके आप बेनिफिट बोलेंगे, ये देखिए सड़क जब बनाएंगे उसके लिए क्या होता है, भूमि अधिग्रहण करना पड़ता है। और भूमि अधिग्रहण भारत में एक सबसे बड़ी चुनौती है विकास में, क्योंकि भाई जो किसान अपनी भूमि पे सालों से काम कर रहे हैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। आपने देखा होगा नोएडा में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है वो जो बिल्डर्स को जमीन लुटानी पड़ी थी किसानों की, कई साल उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो इसलिए ये झंझट ही खत्म है। जब जलीय मार्ग हम यूज करेंगे तो वहाँ तो किसी का अधिग्रहण करना नहीं है, सरकार को तुरंत चालू कर सकती है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है वहाँ। ये कीवर्ड आप याद कर लीजिए, रो फेरी और ये सब जो है आपको मेंस में काम आ जाएंगे। देखिए आहार 2026 मेले का आयोजन कहाँ हुआ, सीधा पूछेगा, भारत मंडप नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला, इसका कहाँ आयोजन हुआ है, 40वें संस्करण का। वहाँ दे देगा आपको 41वां संस्करण, तो गलत हो जाएगा। कहाँ, भारत मंडप में। ये बस इतना याद करना है। B2B मंच है, अर्थात बिजनेस टू बिजनेस, मतलब यहाँ व्यापारी से व्यापारी लोग मिलते हैं, ये नहीं कि भाई मतलब औरों के लिए नहीं है, जैसे कस्टमर के लिए या तो उनके लिए है सीधा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये लास्ट न्यूज़ थी आज की, बाकी कल की जो भी अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी इसी प्रकार से आपके साथ डिस्कस कर ली जाएंगे। इसके लिए बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि वीडियो का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जब भी अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अच्छी लगती है पहल तो लाइक कीजिए, और भी कोई आपको सुझाव है तो बताइए, आगे उन पर विचार किया जाएगा और उसी प्रकार की वीडियो बना दी जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।